the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। 2 दिसंबर 1942 में अमेरिकी रियासत शिकागो के साइंसदानों की एक टीम दुनिया का महफूज और खतरनाक तरीन न्यूक्लियर रिएक्टर पाइल 1 बना लेती है। और ये वो दौर है जब दुनिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर एटम बम का नाम भी नहीं सुना था। इसमें 45 टन यूरेनियम ऑक्साइड और 330 टन ग्रेफाइट ब्लॉक भरा हुआ था। ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक फुटबॉल फील्ड यानी फुटबॉल ग्राउंड के अंदर बनाया गया था और दुनिया को इस खतरनाक तरीन न्यूक्लियर रिएक्टर की जरा भी खबर ना थी। और एटम बम बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर को एटॉमिक वेपन्स की हिस्ट्री में द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। वो अमेरिका के एक मशहूर थियोरेटिकल फिजिस्ट और एटमी साइंसदान थे। 1942 में जब ओपनहाइमर और उनकी टीम दुनिया का पहला एटॉमिक बम बना रहे थे तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी खतरनाक तरीन चीज बना रहे हैं। यही वजह थी जब अमेरिका ने अपना और दुनिया का पहला एटॉमिक बम लिटिल बॉय बॉम्बर B-29 फाइटर जेट के जरिए 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर गिरा दिया। तो इसके बाद इतनी बड़ी तबाही को देखकर ओपनहाइमर और उनकी टीम गहरे सदमे में चले गए और इसी सदमे की वजह से ओपनहाइमर की मौत हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इस पर बैन लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इसको ना कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एटम बम की मेकिंग प्रोसेस स्टोरी को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का पहला एटम बम लिटिल बॉय कब और कैसे बनाया गया था, यूरेनियम क्या चीज है और ये एटमी मिसाइलों में कितना और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एटम बम कैसे काम करता है, जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बमों से इतनी बड़ी तबाही हुई थी और आज के एटमी हथियार जमीन और इसके रहने वालों के लिए कितने खतरनाक हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक ऑथेंटिक साइंटिफिक रिसर्च और मुकम्मल स्टडी करने के बाद तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपने यूरेनियम का नाम तो सुना होगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दुनिया का खतरनाक तरीन वेपन एटम बम बनाया जाता है। यूरेनियम इतना खतरनाक होता है कि इसकी सिर्फ 1 किलो मिकदार कई शहरों और लाखों करोड़ों लोगों को तबाह बर्बाद कर सकती है। यूरेनियम को दुनिया की खतरनाक तरीन धातुओं में शुमार किया जाता है। यूरेनियम इतना खतरनाक है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया था तो उस वक्त उस एटम बम में 68 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सिर्फ 0.002% ही पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो सका था। तो एक लम्हे के लिए जरा सोचिए तो यूरेनियम के 0.002% के इस्तेमाल से ही इतनी बड़ी तबाही हुई थी। अगर 68 kg यूरेनियम सारे का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता तो दुनिया में कैसी क़यामत बर्पा होती, इसका अंदाजा हम आज भी नहीं लगा सकते। साल 1789 में यूरेनियम को एक जर्मन केमिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लैपरोट ने डिस्कवर किया था। यूरेनियम चांदी की तरह एक सफेद मेटलिक केमिकल एलिमेंट है। इसका एटम नंबर 92 है। इसका केमिकल सिंबल U है। यूरेनियम के एटम में 92 प्रोटॉन और 92 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, यूरेनियम हमारे इर्द गिर्द हर तरफ फैला हुआ है और सबसे हैरानकुन बात तो ये है जो सब्जियां जमीन में उगती हैं और इन्हें हम खाते हैं, इनमें भी बहुत छोटी मिकदार में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का छोटे से छोटा हिस्सा भी काफी एनर्जी बना सकता है और 1 किलो यूरेनियम से आप 1500 टन कोयले के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सादा अल्फाज में समझे तो 1 किलो यूरेनियम 235 से 24,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये इतनी बिजली है कि इस बिजली को 10 लाख आबादी वाले शहर को तकरीबन 3 से 4 साल तक वाफर मिकदार में बिजली फराहम की जा सकती है। तो 1 किलो यूरेनियम से 870 किलो कोयले और 564 लीटर ईंधन ऑयल के बराबर एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि यूरेनियम के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात, दरख्त,
और जानवरों पर भी इसके नुकसानात हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम तो होगा कि जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, लेकिन आज इतने सालों गुजर जाने के बाद भी वहाँ की प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर एटम बॉम्ब के असरात देखने को मिलते हैं। इन प्रेग्नेंट औरतों से पैदा होने वाले बच्चे कई बीमारियों में मुब्तला पाए जाते हैं। ये बॉम्ब 10 फीट 28 इंच डायामीटर का था। इसका वजन 4400 किलो था। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर से लिटिल बॉय बम को गिराया जाना था, इस एयरक्राफ्ट का नाम B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। जब ये एयरक्राफ्ट 38,000 फीट की बुलंदी पर था, तब इस एयरक्राफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और एटम बम को नीचे गिरा दिया जाता है। बम के पीछे बड़े चारों ओर फिंच लगे होते हैं जो इसको हवा में बैलेंस रखने में मदद दे रहे थे। इस न्यूक्लियर बम में 24 वोल्ट की एक बैटरी होती है जो बम में लगे टाइमर को एक्टिवेट कर देती है और साथ ही बम में लगे रेडार भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एटम बम हिरोशिमा से सिर्फ 1900 फीट फजा में ऊपर था तो एक्सप्लोजन वायर को एक्टिवेट किया गया। ये बम के अंदर एक स्प्रिंग को स्पार्क करता है और इसी स्पार्क के सामने कॉर्डाइड पाउडर से भरे हुए सिलेंडर होते हैं। स्पार्क और कॉर्डाइड पाउडर के मिलने से एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के आगे प्रोजेक्टाइल कार्बिडेट डिस्क लगी होती है जिस पर इस एक्सप्लोजन का एक जबरदस्त असर आता है। यूरेनियम की U-235 की वैल्यू रखी जाती है जो अंदर से एक खाली रिंग की तरह होती है जिसका 38 किलो वजन होता है। अब यह डिस्क 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ यूरेनियम को आगे लेकर बढ़ती है और आगे की साइड में सुपर क्रिटिकल मैस U-235 की सुपर वैल्यू रखी जाती है जिसका वजन 25 किलोग्राम होता है जो धमाके के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जैसे ही यूरेनियम की रिंग आकर इस सिलेंडर में फिट होती है तो न्यूट्रॉन इंजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इस सिलेंडर का बाहरी हिस्सा काफी मजबूत है। तो जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस मुकम्मल नहीं होती तब तक ये मेटेलिक बॉडी यूरेनियम को होल्ड करके रखेगी और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, इससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है तो ये मेटल मेल्ट होकर ब्लास्ट हो जाती है और ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि 1200 फीट डायामीटर की एक बड़ी सी फायरबॉल बनती है जो कि 6000 फीट तक ऊपर आसमान की तरफ बुलंद हो जाती है और ये एक मशरूम की तरह एक चमकदार आग का गोला होता है जिसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड तक होता है जो कि सूरज के सरफेस के बराबर है। इस फायरबॉल ने आग झपकते ही तकरीबन 40,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस एरिया में जितने भी लोग होंगे वो हवा में तिनकों की तरह बिखर जाएंगे और इस फायरबॉल की एनर्जी आवाज से भी ज्यादा तेज चारों तरफ ट्रेवल करेगी और अपने आगे आने वाली हर चीज को तबाहो बर्बाद और नेस्तो नबूद कर देगी जिससे जोरदार जल्जले भी आना शुरू हो जाएंगे। इस एटम बम को बनाने वाले एटमी साइंसदान रॉबर्ट ओपनहाइमर एक बात कहते हैं जो बाद में तारीख की एक वर्थी स्टेटमेंट बन जाती है। ओपनहाइमर ने कहा था, We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. और उनकी ये स्टेटमेंट इस न्यूक्लियर बम के टेस्ट के 20 दिन के बाद बिल्कुल सच साबित हो जाती है। ओपनहाइमर ने 2 न्यूक्लियर बम बनाए, फैटमैन और लिटिल बॉय। लिटिल बॉय में एज एक्सप्लोजन यूरेनियम को इस्तेमाल में लाया गया जबकि फैटमैन में प्लूटोनियम को इस्तेमाल में लाया गया। यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों ही एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, लेकिन लिटिल बॉय में यूरेनियम के आइसोटोप U-235 को इस्तेमाल में लाया गया और प्लूटोनियम के आइसोटोप P-239 को फैटमैन में इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज की नई टेक्नोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1945 में लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब में 64 kg इनरिच यूरेनियम को इस्तेमाल किया गया जो कि 15,000 टन जितनी TNT एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन आज के दौर का 1 किलो यूरेनियम 20,000 टन TNT एनर्जी बना सकता है जो कि 80 गुना ज्यादा पावरफुल है 1945 के एटॉमिक बॉम्ब के मुकाबले में। तो आज के न्यूक्लियर बम साइज में भी छोटे हैं और पावरफुल भी ज्यादा हैं, जबकि एक्सप्लोजन मटेरियल आज भी प्लूटोनियम और यूरेनियम ही है, लेकिन ये ज्यादा खास हालत में मौजूद है। ओपनहाइमर के बनाए गए एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय को एक्टिव करने का डिजाइन एक गन के मैकेनिज्म के जैसा था। इस बॉम्ब में 3 वजह से लोग मरते हैं। नंबर 1 ब्लास्ट, नंबर 2 फायर
और तीसरा रेडिएशन। फायर और ब्लास्ट है तो लोग इसी वक्त मर जाएंगे, लेकिन इसकी रेडिएशन कई हजार सालों तक लोगों को नुकसान पहुंचाती रहेगी और लोगों पर इसके साइड इफेक्ट होते रहेंगे। इस न्यूक्लियर बम की वजह से लाखों लोग लुकमाए अजल बन गए थे और आज भी इस एरिया में न्यूक्लियर बम के बदतरीन असरात देखे जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।